बीना की अभी नई नई शादी हुई थी और कुछ दिन साथ रहने के बाद उसका पति दुबई कमाने चला जाता है और वो ससुराल में अपने सास ससुर जेठ जेठानी के साथ रहने लगती। लेकिन उसका जो ससुर होता है उसकी नीयत वीना के ऊपर गंदी हो जाती है। वीना जब कभी स्नान करती तो उसका जो ससुर था उसको छुप छुप कर देखता था और जिसके कारण उसके अंदर और ज़्यादा काम वासना जग जाती थी। फिर ऐसा होता है कि उस घर के सारे लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन में चले जाते हैं और घर पे सिर्फ वीना और वीना का ससुर बचता है। वीना का जो ससुर होता है इसी तरीके के एक मौके के इंतज़ार में रहता है। वीना के ससुर को वीना के बारे में यह भी पता होता है कि यह भूत से बहुत डरती है, आत्मा से बहुत डरती है और वो फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और जब रात होता है वो वीना को भूत की कहानियाँ सुनाकर डराता है। वीना बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो जहाँ पर सोती थी उस कमरे में सो नहीं पाती डर के कारण, और वो वहाँ चली आती है जहाँ पर वीना का ससुर सोया हुआ होता है, उसके बगल में आके बैठ जाती है। ससुर जो होता है इसी बात के इंतज़ार में होता है, इसी चीज़ के इंतज़ार में होता है। ठंडा का दिन होता है, उसका ससुर कंबल में लेटा हुआ होता है और वीना उससे कुछ दूरी पर उकरू मारकर बैठी होती है। ससुर अब वीना को और ज़्यादा डराने के लिए और भूत वाली डरावनी कहानी कहना शुरू करता है और धीरे धीरे वीना अपने ससुर के नज़दीक आती जाती है। दोस्तों, क्या होता है उसके बाद ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे जो पुराने ऋषि महर्षि थे कई ऐसी बातें बता के गए हैं जिस बातों पर लोग आज अमल नहीं करते इस आधुनिकता के दौर में। वो ये बता के गए हैं कि अकेले में किसी लड़का किसी लड़की को नहीं रहना चाहिए, किसी मर्द किसी औरत को नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक कि भाई बहन भी अकेले ना रहे, माँ बेटा भी अकेले ना रहे और बाप बेटी भी ना अकेले रहे जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यह मन है कभी भी गंदा हो सकता है, इसके ऊपर कभी भी वासना हावी हो सकती है। दोस्तों, बगैर टाइम लिए चलिए मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। कहानी में शुरू करूँ इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी आलस करते हैं, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वीना नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र बमुश्किल 25 साल रही होगी और वो पिछले 1.5 साल से ट्रेन में चढ़कर सामान बेचा करती थी। देखने में खूबसूरत थी, लेकिन उसके पास मजबूरी ये थी कि वीना शादीशुदा थी। वीना का जो पति था दुबई गया हुआ था, उसके जो सास ससुर थे वीना को घर से बाहर निकाल दिया था और उसके नैहर में, मतलब उसका जो मायके था, मायके में वीना का कोई पिता नहीं था, सिर्फ एक माता थी और माता की भी जिम्मेवारी वीना के ऊपर ही थी, जिसके कारण वो ट्रेन में सामान बेचकर अपना गुजारा करती थी, क्योंकि उसे ट्रेन में सामान बेचना आसान भी लगता था, सुरक्षित भी लगता था। वीना के जिससे शादी हुई थी उसका नाम था पवन। पवन जो था एक सामान्य फैमिली का लड़का था, वीना भी सामान्य फैमिली की लड़की थी। शादी से कई साल पहले ही वीना के पिता मर चुके थे। वीना की जो माता थी खेत बेचकर अपने बेटी का शादी किया था, तिलक दहेज भी दिया था। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से तिलक दहेज को प्रमोट नहीं करता हूँ, वो सही है गलत है अपने जगह पर है। वीना की शादी पवन से बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी। अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी वीना, माँ ने बहुत लाड़ों से पाला था, देखने में बहुत खूबसूरत थी। पवन था वो सामान्य फैमिली का होने के बाद भी बहुत ही अच्छे विचार का लड़का था। उसने नौकरी की तैयारी की लेकिन नौकरी नहीं लगा। उसके बाद वो एक कंपनी के माध्यम से दुबई में जाकर नौकरी करता था। चूँकि दुबई में भारत के लोग जब जाते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे दिया जाता है, वहाँ जो पैसा दिया जाता है वो भारत के रुपया में कई गुना होके लौटता है, जिसके कारण शादी से पहले से ही पवन दुबई में काम किया करता था। कोई लड़का जब विदेश में जाकर काम करता है तो लोग उसको सेटल्ड मानते हैं, उसको एक सक्सेसफुल आदमी मानते हैं, और यही देखते हुए वीना की शादी पवन से हुई थी। शादी हुई, शादी के 2 महीने तक बड़े अच्छे से गुजरे क्योंकि वीना और पवन एक साथ ही रहे। लेकिन 2 महीने के बाद पवन को फिर से 2 साल के लिए दुबई जाना पड़ा, वो भी कंपनी वीज़ा पर। कंपनी वीज़ा का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने खर्चे पर आपको कहीं पर भेजती है।
उसके सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के पास होते हैं। जितने दिनों का कंपनी ने करार किया है, 1.5 साल 2 साल, उसके बीच आप वहाँ से नहीं आ सकते। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप उससे पहले आना चाहेंगे तो आपको अपने खर्चे पर आना पड़ेगा। दुबई जाना और दुबई से आने का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा है, तो पवन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए पवन 2 साल के लिए गया और 2 साल के अंदर वो आ नहीं सकता था। दुबई जाने के बाद पवन प्रत्येक महीने घर पर पैसा भेजा करता था और साथ ही 5,000 रुपया स्पेशल अपनी पत्नी वीना के नाम पर भेजा करता था, जिससे कि वीना की भी अगर कोई ज़रूरत हो तो वो उस ज़रूरत को पूरा कर सके। वो अपनी पत्नी वीना को बहुत मानता था। शादी भले ही अरेंज मैरिज ही हुई थी, लेकिन पवन के पसंद से हुई थी। पवन के जाने के बाद वीना बहुत दुखी रहने लगी थी, क्योंकि आपको पता होगा जब किसी नई नवेली दुल्हन का पति उससे दूर चला जाए, वो भी कम समय के लिए नहीं, 2 साल जैसे लंबे समय के लिए, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन ससुराल में सास थी, जेठ था, जेठानी थे, ससुर था, सारे लोग उससे बहुत प्रेम करते थे, अपनापन सा प्यार देते थे, जिसके कारण वो सामान्य हो गई, ठीक से रहना शुरू कर दिया। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन की बात है, वीना अपने घर में दोपहर में स्नान कर रही थी और उधर से उसका ससुर आ जाता है और उसकी निगाहें वीना पर पड़ जाती है। वीना तो अपने ससुर को नहीं देख पाती, लेकिन ससुर अर्धनग्न अवस्था में अपने बेटे की बहू को देख लेता है। उसके बाद वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उस ससुर के ऊपर वासना का एक भूत सवार हो जाता है। हर समय उसके माइंड में अपनी पुतोह का वही दृश्य घूमता रहता था। अब धीरे धीरे वो प्लानिंग करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसको पाने की कोशिश में लग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर तो ये सिद्ध हो जाता है कि एक गलत दृश्य भी आपके किसी भी रिश्ते को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी है, क्योंकि एक गलत दृश्य आपके मन में एक जहर बो सकता है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और वही वीना के ससुर के साथ हुआ। वीना का जो ससुर था, वीना को पाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ करना लगा, समय का इंतजार करने लगा। वीना के एक रिश्तेदार में शादी होती है और उसी में घर के सारे सदस्य जाते हैं। वीना की सास, वीना का जेठ, जेठानी, सारे लोग चले जाते हैं और घर पे सिर्फ 2 लोग बच जाते हैं, एक वीना और दूसरा वीना का ससुर। वीना का जो ससुर था, इसी तरीके के किसी मौके की तलाश में था। आज वो उसे मौका मिल गया था। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसके ससुर को ये पता था कि वीना जो है भूत जैसे चीज़ों से बहुत डरती है, भूत प्रेत आत्माओं से बहुत डरती है, और वो इसी चीज़ को अपना फ़ायदा उठाने का हथियार बनाता है। पूरे दिन वो अपने बहू को यह समझाता रहता है, जब भी समय मिलता है, कि देखो आज घर में कोई नहीं है, ये जो इलाका है पहले यहाँ पर शमशान हुआ करता था, यहाँ पर लोगों को पहले फूका जाता था, मरने के बाद जलाया जाता था, उसके बाद ये ज़मीन हम लोगों ने खरीद ली, उसी पे ये घर है। आज इस घर में बहुत कम लोग हैं और हो सकता है कि तुम्हें डर लगे, क्योंकि कभी कभी आत्माएं, भूत प्रेत यहाँ पर निकलते हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहना। ये बात सुन के तो वीना का जो कलेजा था एकदम धक से बैठ जाता था, क्योंकि वो इन सारे चीज़ों से बहुत डरा करती थी। वीना का जो ससुर था प्रत्येक दिन खेत में जाके सोया करता था, लेकिन आज वो घर पे ही सोया। वीना ने भी कह दिया था कि देखिए आप आज घर पे ही सोइएगा, क्योंकि मुझे डर लगता है, घर में कोई और है नहीं। रात जब होती है तो वीना जिस कमरे में सोती है वो सोने तो जाती है, लेकिन डर के मारे उसे नींद नहीं आती। फिर वो वहाँ से अपने कमरे से निकलती है और वहाँ पहुँच जाती है, उस कमरे में पहुँच जाती है जिस कमरे में वीना का ससुर लेटा हुआ था। वीना को अपने कमरे में आया हुआ देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तो इसी चीज़ का इंतजार था। उसने ये सारी प्लानिंग तो इसी चीज़ के लिए की थी। ठंडे का समय था, वीना का ससुर कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था। वीना उससे कुछ दूरी पर उकड़ू मारकर बैठ जाती है। ससुर भी उठ के बैठ जाता है। सब कुछ तो वो जानता ही था, लेकिन फिर भी अनजान बनकर पूछता है कि बहू क्या बात है, क्यों आ गई यहाँ। वीना बताती है, बाबूजी सोने में डर लग रहा है, जिसके कारण मैं यहाँ आ गई। तो ससुर कहता है कोई बात नहीं, बैठो। और उसके बाद वो और 2-4 कहानियाँ शुरू करता है भूत प्रेत की, जिससे वीना और डर जाती है। वीना धीरे धीरे और अपने ससुर के नज़दीक आ रही थी और डर के मारे थर थर काँप भी रही थी, सर्दी भी थी। तो ससुर उससे कहता है कि तुम इसी कंबल में अपना पैर रख दो।
और वीना उस कंबल में पैर रख देती है। चूँकि वो ठंड से अब तक काँप रही थी, थोड़ी सी गर्मी लगती है, फिर कुछ समय में उसे नींद आ जाती है और वो उसी कंबल में लेट जाती है। और फिर मौका मिल जाता है उसके ससुर को अपने काम को अंजाम देने का। जब वीना सोई हुई होती है तो एकदम से उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके शरीर को सहला रहा है। वो अंदर ही अंदर सोचती है कि ऐसा कौन कर सकता है। एकदम से जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसका ससुर उसके शरीर को सहला रहा है। वो ससुर का हाथ अपने शरीर से हटाती है, लेकिन ससुर बहुत ही जोर से उसे दबोच लेता है और ज़बरदस्ती उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश करता है। वीना चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसका ससुर उसके मुंह पर हाथ रख देता है। फिर वीना को लगता है कि इस तरीके से हमारी इज्जत नहीं बचेगी। इसी बीच में उसके हाथ में एक डंडा आता है और वो डंडे से अपने ससुर के ऊपर वार कर देती है और ससुर का सर फट जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है और वीना वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। अब ससुर को ये लगता है कि इस तरीके से तो हमारी जो बहू है मुझे बदनाम कर देगी। सुबह बहू कुछ बोले इससे पहले ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसका ससुर सुबह बहुत जल्दी उठता है और गांव में हल्ला मचा देता है कि कल रात मेरे घर में एक आदमी घुसा हुआ था जो मेरे बहू के साथ लेटा हुआ था। अपने इज्जत बचाने के चक्कर में वो अपनी बहू को बदनाम कर देता है। उसके जो सास जेठ वगैरह गए हुए थे रिश्तेदार, वो लोग भी चले आते हैं और ससुर के बातों पर ही भरोसा करके और वीना को ससुराल से भगा दिया जाता है। वीना चाहती तो सच्चाई बता सकती थी, लेकिन वो ये सोच रही थी कि जब मेरा पति आ जाएगा दुबई से तो वो मुझे समझ जाएगा कि मैंने गलत नहीं किया है। भले ही आज ये लोग मुझे घर से बाहर कर दें, और ऐसे भी इस घर में मैं तब तक सुरक्षित नहीं हूँ जब तक कि मेरा पति नहीं आता, तो अभी मेरा यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। लेकिन अगर मैं पंचायत में अपने ससुर के काम के बारे में बताऊंगी तो इस घर की बदनामी होगी, और यही सोचकर वो किसी से कुछ नहीं बता। सारे लोग वीना को ही गलत मान रहे थे। वीना को घर से भगा दिया जाता है। ये घटना घट जाती है पवन के दुबई जाने के लगभग 3-4 महीने के बाद ही। वीना अपने मायके तो चली जाती है, लेकिन मायके में भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि उसका गुजारा हो सके। इससे पहले तो वीना ही अपने पास से कुछ पैसे अपने मम्मी के लिए, अपने माँ के लिए भेजा करती थी जिससे कि उसका गुजारा होता था। लेकिन अब वो पैसे भी नहीं भेज पा रही थी क्योंकि उसके पास अब कोई पैसे आ ही नहीं रहे थे। जो भी पैसे दुबई से भेजे जाते थे वो पवन अपने माता पिता के नाम से भेजता था। उसी में स्पेशल 5,000 रुपया भेजता था, कहता था कि ये वीना को दे देना। लेकिन अब मायके आने के बाद उसके पास वो भी पैसे नहीं आते थे। अब वीना करे तो क्या करे। फिर ये एक जुगाड़ निकालती है और ट्रेन में चनाचूर बेचना शुरू करती है, सामान बेचना शुरू करती है। ट्रेन में सामान आसानी से बिक जाता था। इससे उसके और उसके माँ का गुजारा अच्छे से हो जाता था और इस तरीके से वो 1.5 साल से ट्रेन में चनाचूर बेच रही थी। आज भी वो चनाचूर बेचने गई थी। वो चनाचूर है, चनाचूर है, चनाचूर है करके आवाज़ लगा रही थी तो पीछे से एक आदमी का आवाज़ आता है कि 1 प्लेट मुझे भी देना। वीना 1 प्लेट चनाचूर लगाकर और ज्यों ही उस आदमी की तरफ मुड़कर उसको देने जाती है, एकदम से चौंक जाती है। वीना के हाथ से वो चनाचूर गिर जाता है, वो प्लेट गिर जाता है, क्योंकि सामने जिस शख्स को देखती है वो शख्स कोई और नहीं होता, उसका पति पवन होता है। पवन भी अपने पत्नी को इस स्थिति में देखने की उम्मीद न कर रखी थी। देखते ही वो भी एकदम भौचक्का रह जाता है, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो कुछ देर तो सदमे में पड़ जाता और पवन उठता है और एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी वीना को मार देता है। वहां पर जितने भी केबिन में आदमी थे वो पवन के ऊपर गुस्सा करते हैं। तभी पवन चिल्लाकर बोलता है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी पत्नी है। सारे लोग शांत हो जाते हैं और उसके बाद वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वीना ने जो भी चनाचूर ले रखा था उसको छीन कर बाहर फेंक देता है। स्टेशन आता है तो वीना को पकड़ कर वो नीचे उतारता है और वीना से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ट्रेन में चनाचूर बेच रही हो। पैसे कमाने के लिए मैं घर से बाहर गया, दुबई गया, और मेरे पीछे तुमने ये गुल खिलाए। तुमने मेरे खानदान की इज्जत को माटी में मिला दिया। वीना ये सब कुछ बताना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि अगर ये बात बताऊंगी तो घर में बेमतलब का बवंडर मच जाएगा। वो बस अपने पति से कहती है कि जो भी हुई मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कीजिए, अब मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूंगी। पति कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, और पति कसम देते हुए कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं मर जाऊं फिर भी तुम मुझे अपना शक्ल मत दिखाना।
और ये बात वीना के दिल पर लग जाती है। कोई भी पत्नी जो अपने पति का 2 साल इंतजार करे, वो इस बात को कैसे सुन सकती है। अब वीना शुरू से अंत तक अपनी पूरी सच्चाई बता देती है, पूरी सच्चाई बताती है और साथ में यह भी कहती है, जब तक मैं ससुराल में थी, आपके घर पर थी, तब तक तो मुझे 5,000 रुपये मिला करते थे, लेकिन जब से मैं मायके आ गई तब से मुझे 1 रुपये भी नहीं दिए गए। ये बात सुनकर तो पवन को एक बहुत बड़ा झटका सा लगा, लेकिन साथ में वीना यह भी समझाती है, इस बात का जिक्र आप किसी से मत कीजिएगा। अपने पति को बहुत समझाती है, कहती है कि मुझे आप मिल गए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पवन अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ जाता है। जो ही पवन को उसके पत्नी के साथ उसके घर वाले, उसके माँ, उसके बाप देखते तो वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। वो भद्दी भद्दी बातें कहना शुरू करते हैं पवन से। उसके बाप को ये लग रहा था कि ये औरत घर में आ गई है, हो ना हो कहीं ये सच ना बता दे। अंत में उसका जो ससुर होता है ये कहता है कि इस घर में या तो ये औरत रहेगी या फिर हम लोग रहेंगे। अगर तुम इस औरत को घर में रखोगी तो मैं और तुम्हारी माँ इस घर में नहीं रहेंगे। वीना की जो सास होती है यानी पवन की जो माँ होती है, वो भी अपने पति के साथ सुर में सुर मिलाती है कि हाँ ऐसा ही होगा। पवन की माँ पवन से कहती है कि तुम इस औरत को फिर से इस घर में लाने की कोशिश कर रहे हो, इतने उतावले हो, जो इस घर के इज्जत को कहीं का नहीं छोड़ी। जब तुम चले गए तो इस औरत ने घर में अपने एक प्रेमी को बुलाया, और जब तुम्हारे पिता ने इसका विरोध किया तो इस औरत ने तुम्हारे पिता के ऊपर लाठी से वार कर दिया, सर फोड़ दिया। और उतना से ही मन नहीं भरा तो मायके जाकर ये ट्रेन में जाकर सामान बेचने लगी, और पता नहीं उसके बाद कहाँ कहाँ इसने मुंह मारा होगा। ये बात पवन से बर्दाश्त नहीं होता है, और तब पवन बोलना शुरू करता है, और पवन अपने बाप से कहता है, आपने जो जो किया है वो मुझे सब पता है, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। वीना ने मुझे हर एक सच्चाई बता दी है, और वो अपनी माँ से भी ये सब बात बता देता है। अब तक पवन के माँ को ये सब बात पता नहीं थी। उसके बाद पवन की जो माँ होती है अपने पति को बहुत ही भला बुरा सुनाती है, और कहती है कि बहू तो बेटी समान होती है और तुमने ऐसा उसके साथ किया। लेकिन उसके बाद फिर वीना होती है वही अपनी सास को समझाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, गलती हर एक इंसान से हो जाती है, बाबूजी से भी हो गई। ये सब उसका जो ससुर था देख रहा था, और अंदर अंदर गलानी से भरा जा रहा था। उसको तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि वीना इस तरीके की अच्छे दिल वाली होगी, जो बहुत कुछ समझती हो, जो गलती को इतनी उदारवादी होगी कि इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर दे। आज जब रात होता है तो उसका ससुर फिर से वीना के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार वो वीना का शरीर नहीं पकड़ता, वीना का पैर पकड़ता है, और पैर पकड़ के रोना शुरू करता है और बोलता है, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किए। सिर्फ गलत ही नहीं किया, सिर्फ अत्याचार ही नहीं किए, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मैंने इस पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर दिया। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कि कहीं तुम किसी और के सामने मेरी सच ना बता दो, मैंने तुम्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तब वीना अपने ससुर से कहती है, मुझे किसी और को मुंह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में मेरे साथ ठीक से रहिए, मेरा घर ही मेरा परिवार है, मेरा घर ही मेरा समाज है, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद सारे लोग अच्छे से रहना शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम, अपना शहर अवश्य लिखें, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसका जिक्र कर सकूं। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।